आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए हिंदू पीएम ब्रिटेन के लड़ गए। क्यों लड़ गए? मोदी के लिए क्यों खड़े हो गए? ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। भला प्रधानमंत्री मोदी से क्या लगाव? लगाव यह है कि एक गहरा रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं और अपने धर्म में न सिर्फ पूरी आस्था रखते हैं बल्कि यकीन रखते हैं। इसलिए मोदी के लिए खड़े हो गए अपनी संसद में, ब्रिटेन में अपने सांसद के खिलाफ। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है पाकिस्तानी सांसद जो मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, मोदी के खिलाफ ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बोल रहे थे। लेकिन ऋषि सुनक खड़े हुए और जवाब दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी दूसरे देश के पीएम कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए अपने देश के सांसद के खिलाफ। जरा रिपोर्ट देखिए। Of Narendra Modi's involvement created by Modi. प्रधानमंत्री मोदी के लिए भिड़ गए ब्रिटेन के हिंदू पीएम। But I'm not sure I agree at all with the characterization. मोदी के लिए अपने देश के सांसद के खिलाफ खड़े हो गए ऋषि सुनक। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक मोदी के मुरीद हैं। हिंदू प्रधानमंत्री सुनक मोदी के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। हुआ ये कि ब्रिटेन की संसद में पाकिस्तानी मूल का सांसद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा था। पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी बोले जा रहा था। Of Narendra Modi's involvement created by Modi, of Narendra Modi's involvement created by Modi, and that he was. संसद में ब्रिटेन के हिंदू पीएम ऋषि सुनक भी बैठे थे, जो पाकिस्तानी मूल के सांसद को सुन रहे थे। मोदी के खिलाफ सुनकर ऋषि सुनक आग बबूला हो गए। अपने गुस्से को उन्होंने किसी तरह काबू किया और मोदी के खिलाफ सुनकर पूरे तेवर में सुनक उठे, खड़े हुए और सांसद को करारा जवाब दिया। Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization. और आइए मैं आपको बताता हूं कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आखिर क्या हुआ, कैसे मोदी के लिए खड़े हो गए। सरफेस फ्लोर ग्राफिक से कैसे मोदी के लिए खड़े हो गए ऋषि सुनक, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा कि आखिर हुआ क्या। ये आप देख रहे हैं ब्रिटेन की पीएम पार्लियामेंट, आप देख रहे हैं ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और दरअसल बीबीसी ने मोदी के नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और ब्रिटेन की संसद में वो जो सांसद आप देख रहे हैं सुनक के बगल में पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान, ये डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा इस पार्लियामेंट में उठा रहे थे उस प्रोपेगेंडा पर मोदी के खिलाफ। पाक मूल के सांसद ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए। ब्रिटिश प्रोपेगेंडा, इमरान हुसैन नाम है इनका, पाकिस्तान मूल के हैं। गुजरात हिंसा को लेकर मोदी का नाम लिया, लेकिन इमरान ने कहा हिंसा की जानकारी मोदी को थी। ब्रिटेन के डिप्लोमेट को भी गुजरात हिंसा की जानकारी थी। दंगों को लेकर ब्रिटेन सरकार की राय क्या है, यह पूछा इमरान हुसैन ने। पीएम सुनक बताएं, क्या गुजरात हिंसा के लिए मोदी जिम्मेदार थे? पाक मूल के सांसद को उसके बाद ब्रिटेन के पीएम सुनक खड़े हुए करारा जवाब देने के लिए। सुनक ने कहा मैं इस तरह के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो सांसद कह रहे हैं। इस मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार की स्थिति पूरी तरह से साफ है। और बड़ी बात जो उन्होंने कही, सरकार का स्टैंड बिल्कुल भी नहीं बदला है। प्रधानमंत्री मोदी के चरित्र चित्रण से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यह हिंदू पीएम ने कहा, ऋषि सुनक ने, कि प्रधानमंत्री मोदी के जो चरित्र चित्रण कर रहे हैं इमरान हुसैन, इनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सांसद ने दंगों को लेकर जो कहा वो हरगिज सही नहीं है। यह हुआ ब्रिटेन के पीए पार्लियामेंट में। दोनों को सुनिए जरा, पाकिस्तान मूल के सांसद को भी सुनिए और कैसे सुनक ने उन्हें जवाब दिया वो भी सुनिए। That he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible, and just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act?
Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. आइए अब मैं आपको बताता हूं दरअसल कौन सी वो डॉक्यूमेंट्री है। दरअसल ये विदेशी मीडिया जो है ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पहले दिन से प्रोपेगेंडा चलाता रहा। उनका एक अपना माइंडसेट और उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपको याद होगा जब पहली बार 14 में चुनाव लड़ रहे थे, तब से उनकी यह जहनियत मोदी पर हमला करने की, मोदी पर अटैक करने की। बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसका नाम इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से डॉक्यूमेंट्री है और बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री को 2 पार्ट में, 2 हिस्सों में रिलीज किया। डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों का जिक्र है। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश है इसके जरिए। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दंगों को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट दी। भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार बताया है। विदेश विभाग ने कहा यह पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। डॉक्यूमेंट्री में सच्चाई और निष्पक्षता की कमी है। औपनिवेशक मानसिकता झलकती है और दोबारा एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है। सोचिए, ठीक चुनाव से पहले ऐसा होता है। डॉक्यूमेंट्री में अफवाह है और गॉसिप को जगह दी गई है। पुलिस और न्यायालय पर सवाल उठाया गया है। ब्रिटिश सांसद लॉर्ड रामी रेंजर ने भी इस पर विरोध जताया। बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है। भारत के अरब से ज्यादा लोगों की भावनाएं आहत हुई है। ऐसी एक तरफा रिपोर्टिंग की निंदा करता हूं। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ने भी इस पर विरोध जताया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि आखिर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पर क्या कुछ कहा। इंडिया में ये देख नहीं सकते, रिव्यू नहीं कर सकते इसको, ये बीबीसी 2 में वहीं पे आ रही है, पर हमारी ओर से ये प्रोपेगेंडा पीस है और सिर्फ इसका एक कोई डिस्क्रेडिटेड नैरेटिव जो कह रहा था उसी को बढ़ाने के लिए एक एफर्ट है। इसमें एक बायस जिसे कहते हैं और एक कंटिन्यूइंग कॉलोनियल माइंडसेट है और इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है आप अगर उसको देखें। सिर्फ ये कहना चाहूंगा, दिखता है कि इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स इसमें जुड़े हुए हैं इस क्लियरली कोई एक इसी नैरेटिव को बढ़ा रहा है और इस नैरेटिव से, इस स्टोरी से उन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्शन है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं ये। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के हिंदू पीएम प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्यों खड़े हुए। क्योंकि आस्था में पूरी तरह से यकीन रखते हैं ऋषि सुनक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिंदू पीएम का सीधे कनेक्शन है। सिर्फ इतना ही नहीं कि गाय की पूजा करते। अगली तस्वीर दिखाई, यह है ऋषि सुनक का ऑफिस। ऋषि सुनक के ऑफिस में केले के पत्ते में ब्रिटिशर्स खाना खा रहे हैं। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के दफ्तर में यह भोज हो रहा है और उनका हिंदू संस्कृति के साथ, सनातन संस्कृति के साथ वो लगाव और जुड़ाव है कि देखिए, आप सोच सकते हैं कि ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स, अंग्रेज पत्ते में खाना खा रहे हैं, वो भी केले के पत्ते में। आइए ऋषि सुनक के दफ्तर के लोगों को आप देख रहे थे, अब आपको बताता हूं कि क्या कनेक्शन है प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के दरमियान। क्यों आखिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो नहीं सुन सके और उठ खड़े हुए। वजह यह है कि दोनों प्रधानमंत्री हिंदू धर्म को मानते हैं। मोदी ने कभी अपनी धार्मिक पहचान नहीं छिपाई और मंदिर जाते हैं, दोनों ही विधि विधान के साथ पूजा भी करते हैं। ऋषि सुनक को भी हिंदू होने पर गर्व है। ब्रिटेन में रहते हैं लेकिन सारे रीति रिवाज मानते हैं। दीपावली के मौके पर पीएम हाउस में खुद दिए जलाए उन्होंने। सुनक ने भारतीय उद्योगपति की बेटी से शादी की है और सुनक की पत्नी अक्षता नारायण मूर्ति की बेटी है। सुनक की 2 बेटियां हैं, एक का नाम अनुष्का है और कृष्णा। सुनक के पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बधाई दी थी और पहली बार दोनों की मुलाकात G20 समिट में हुई थी। पहली मुलाकात थी ये नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में। दोनों मिले थे, बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद सुनक ने ट्वीट भी किया था। मोदी से मिलने के बाद सुनक ने हिंदी में लिखा कि एक मजबूत दोस्ती है ये, ब्रिटेन भारत के संबंधों को नए लेवल पर, नए आयाम पर ले जाना है। 2 महान लोकतंत्र एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यह वजह है कि सुनक पीएम मोदी के साथ आकर खड़े हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है।
पिछले कई दिन से हंगामा खेज भी है। खबर यह है कि आखिर ब्रजभूषण जो है वो नपेंगे या बचेंगे। कौन है ब्रजभूषण? तस्वीरें दिखाऊं। रेसलर जो है, ये आप देख रहे हैं, रेसलर बैठे हैं रामलीला जंतर मंतर पर। रेसलर जंतर मंतर पर है, मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण का इस्तीफा हो, लेकिन इस्तीफा नहीं हो रहा। अगली तस्वीर दिखाई, ये है ब्रजभूषण। आखिर ब्रजभूषण कौन है जिनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है इतने संगीन आरोपों के बाद? आप भी सोच रहे होंगे कौन शख्स है जिसको पद से हटाना मुश्किल है, जिसको गद्दी से हटाना मुश्किल। अगली तस्वीर दिखाई तो बाहुबली, अगली तस्वीर दिखाइए, बाहुबली सांसद है। ये ब्रजभूषण का काफिला आप देख रहे हैं, लंबा चौड़ा काफिला ब्रजभूषण का। ब्रजभूषण सांसद है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, इन्हीं के इस्तीफे की मांग पहलवान कर रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। पिछले 3 दिन से पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सुर्खियों में है, ब्रजभूषण शरण सिंह। कौन है कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण? हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। पहलवान जिनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं और ब्रजभूषण पद छोड़ने को तैयार नहीं। जब वो सीधे बम डाल दिए तो बात करने का क्या सवाल? जब वो सीधे बम डाल दिए तो बात करने का क्या सवाल? इस्तीफे की मांग पर ब्रजभूषण कहते हैं, अध्यक्ष की कुर्सी किसी ने भीख में नहीं दी, खूंटा गाड़ कर बैठा हूं, चुन कर आया हूं। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। क्या वजह है इतने संगीन आरोपों के बाद भी ब्रजभूषण पीछे हटने को तैयार नहीं? कौन सी वो ताकत है जो ब्रजभूषण के साथ खड़ी है? ब्रजभूषण पीछे हटने के बजाय धमकी दे रहे हैं। कुश्ती संघ में ऐसा क्या चल रहा है जो ब्रजभूषण की जुबान पर आकर रुक गया? जबरदस्ती तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? और हो सकता है हम खोल दे तो सुनामी आ जाए। जबरदस्ती तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? और हो सकता है हम खोल दे तो सुनामी आ जाए। ब्रजभूषण उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के बाहुबली सांसद हैं। अपनी दबंगई के लिए पूरे क्षेत्र और प्रदेश में जाने जाते हैं। कभी मंच पर किसी पहलवान को थप्पड़ जड़ देते हैं, कभी राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने पर सीधे ललकारने लगते हैं। पूरे गोंडा और कैसरगंज में ब्रजभूषण की तूती बोलती है। 6 बार सांसद रहे ब्रजभूषण शरण, अपने इसी रसूख के चलते पीछे हटने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट ने आपको 24 घंटे दिए रिजाइन करने के लिए, बात सही है? रिजाइन करने के लिए नहीं, जवाब के लिए, रिजाइन करने के लिए नहीं। अनुराग जी ने आपसे बात की? हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई, किसी से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, एक ना अनुराग जी से, ना गृह मंत्री जी से, किसी से। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ब्रजभूषण शरण है कौन। किसी से दब क्यों नहीं रहे, किसी की सुन क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनकी लंबी चौड़ी विवादों की फहरिस्त है। देखिए जरा, ब्रजभूषण शरण को आप देख रहे हैं। हत्या की बात इन्होंने एक इंटरव्यू में कबूली थी। एक युवक को गोली मारी गई और उसने दोस्त को गोली मारी थी, यानी इनके दोस्त को गोली मारी तो इन्होंने हत्यारे को गोली मार दी। बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया। यह ब्रजभूषण का इंटरव्यू था। दाऊद से कनेक्शन में जेल चले गए। दाऊद के गुर्गों को पनाह का आरोप था। मुंबई में AK-47 से हुआ था गैंग वॉर और मंत्री पर जानलेवा हमले का भी आरोप है। सपा मंत्री पर जानलेवा हमले का आरोप है। 40 राउंड गोलियां चलाने का इल्जाम। गोंडा का नाम बदलने पर इन्होंने विवादित बयान दिया था और कहा था, गुंडा कहा था मायावती ने, तो इन्होंने मायावती को गुंडी कहकर पुकारा था। राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, राज ठाकरे का विरोध किया था। उत्तर भारतीयों से माफी मांगे तब राज ठाकरे वापस अयोध्या आए। रांची में पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था और
आयु सत्यापन को लेकर मंच पर चढ़ा था पहलवान, सबके बीच में इन्होंने तमाचा रसीद किया था। तो ये ब्रजभूषण का थोड़ा सा तारुफ है। आइए इसको और एक्सपैंड करता हूं और बढ़ाता हूं। और ब्रजभूषण ने जो हलफनामा दिया है, क्योंकि सांसद है, हलफनामा दिया है, जो एफआईआर दर्ज है 1 दर्जन ब्रजभूषण पर, वो कौन सी है, क्या है, ये आपको बता रहा हूं। ये है ब्रजभूषण। घोड़ों का बहुत शौक है ब्रजभूषण को, 2-2 घोड़े है उनके पास। सेक्शन 307 यानी धारा 307 लगी है, हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर, 10 साल की जेल, जुर्माना या दोनों होता है इसमें। सेक्शन 395 लगी हुई है, डकैती का आरोप भी है, आजीवन कारावास और जुर्माना भी है इसमें। सेक्शन 147 सांप्रदायिक हिंसा करना, 2 साल तक कारावास, जुर्माना और दोनों। सेक्शन 148 घातक हथियार से सांप्रदायिक हिंसा में शामिल, 3 साल का कारावास, जुर्माना और दोनों। ये धाराएं ब्रजभूषण पर लगी। सेक्शन 338 लगा है, गंभीर चोट से किसी की सुरक्षा पर खतरा पैदा करना, इसमें 2 साल का कारावास या दोनों। सेक्शन धारा 332 लगी हुई है, यानी सरकारी कर्मचारी को नुकसान पहुंचाना और उसके काम में बाधा डालना, 3 साल का कारावास और जुर्माना है इसमें। धारा 201 लगी है, सबूत मिटाने और अपराधी को झूठी इत्तला देने, 3 साल से 10 साल की जेल है। ये सारे परीक्षा में मिले नंबर नहीं, जब बल्कि कानूनी धाराएं लगी है। सेक्शन 181 शपथ या प्रतिज्ञा में दिया झूठा बयान, 3 साल का कारावास। सेक्शन 171H लगा है, चुनाव में पैसे का अवैध इस्तेमाल, इसमें जुर्माना है, सजा। ये सारी जो धाराएं, सेक्शन 149 भी लगा है, अपराध करने वाले गैर कानूनी सभा में शामिल होना, अपराध के अनुसार सजा दी जाती है इसमें। ये सारी धाराएं, ये सिर्फ मैंने कुछ 1 दर्जन धाराएं आपको दिखाई हैं, लेकिन ये सारी सांसद पर, अध्यक्ष पर लगी हुई। लेकिन अध्यक्ष कह रहे हैं उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वो पाक साफ है। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान, ये पहलवान झूठ बोल रहे हैं, उनका कहना है। इसलिए आज सांसद ने क्या किया, अध्यक्ष ने, ये पहलवान जंतर मंतर दिल्ली पर है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपने समर्थक पहलवानों की भीड़ बुला ली। ये देख रहे हैं, ये अध्यक्ष के समर्थक पहलवान हैं, दिल्ली वाले पहलवान इन पर आरोप लगा रहे हैं, और गोंडा में जो पहलवान इन्होंने बुलाए वो इनके हक में बोल रहे हैं। अब दोनों पहलवानों को आप जरा सुनिए। कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार। और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। ये है ना, अगर किसी पे कुछ मतलब नहीं मिलता तो महिला का एक वो है कि ये सबसे बड़ा हथियार है कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दो, ये सबसे बड़ा हथियार महिला के पास है, और ये नेताजी के ऊपर लगाया गया है। प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहाँ पे टीम थी, जहाँ पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। ये जितने भी आरोप हैं सारे ये गलत हैं, सर के ऊपर लगाए गए हैं। पता ही नहीं, कुछ हम 4 साल से रहे, हमें तो कुछ ऐसा फील हो ही नहीं है। आप 4 साल से? हाँ है। आप कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमारे कब तक, मैंने 6 महीने हो गए, मुझे तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं। और वे बोल रहे हैं कि बहुत टाइम से ये सब चीज हो रही है, बहुत टाइम से कहाँ गए थे वे लोग, तब नहीं उठा पा रहे थे ये ऑब्जेक्शन, अब क्यों उठा रहे हैं? मतलब जब से क्यों नहीं कर रहे थे? अब पानी ऊपर क्या ऊपर चला गया, जब ये चला गया कि आपको अब ट्रायल नहीं दिया जा रहा है तो पानी सिर से ऊपर चला गया। लेकिन जब हम कैंप के दौरान रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये आवाजें हमें सुनने को मिलती थी, लेकिन वही चीज है कि ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि इन लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आकर और इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही नहीं लगाए जाते, और धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। ये सारे आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। नेताजी बहुत अच्छे इंसान है, हमारे लिए बहुत मदद की है, इतना अच्छा सेंटर भी खोला है सबके लिए। सब आओ, हरियाणा वालों से क्या मना किया है, यहाँ पे आके उन्हें विदेशी कोच भी मिलेगा, जब हमें मिल रहा है तो सब आइए, सबको
स्वागत है। ये चीज सही है गलत है, इसके लिए जांच होनी चाहिए और फिर हम खुल के बता पाएंगे कि क्या क्या हमारे साथ टॉर्चर हुआ है, जो हमारी प्रॉब्लम्स जो हम झेल रहे हैं, हमारे आने वाला यूथ ना झेले। नेताजी तो सबको बराबर लेकर चलते हैं, अगर इस्तीफा देंगे, ये तो चाह रहे हैं कि इस्तीफा दे तो हरियाणा होगा एक जगह, और पहलवान कहाँ जाएंगे, और स्टेट के पहलवान कहाँ जाएंगे। पहले मेडल नहीं आता था कर्नाटक, नेताजी की वजह से आज कर्नाटक के सभी आ गए हैं। आपने सुन लिया, दिल्ली के पहलवानों को भी और गोंडा के पहलवानों को भी। कौन सच्चा कौन झूठा ये कौन तय करेगा, कैसे तय होगा? अब मैं आपको बताता हूं दोनों तरफ के तर्क देखिए। जो जंतर मंतर पर बैठे हैं पहलवानों का कहना है महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। ब्रजभूषण का कहना है आरोप साबित हुए तो फांसी लगा लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। पहलवान कह रहे हैं यौन शोषण के खिलाफ सबूत है हमारे पास। ब्रजभूषण कह रहे हैं सबूत दिखाएं और मेरे खिलाफ FIR करा दें। पहलवान कह रहे हैं महिला खिलाड़ियों के होटल में ठहरते थे कमरे के सामने। ब्रजभूषण कह रहे हैं होटल पहले तो मैं बुक नहीं कराता हूं, होटल आयोजक बुक कराते हैं, वो तय करते हैं मुझे कहां रहना है। पहलवान कह रहे हैं होटल का कमरा खुला रखते हैं। ब्रजभूषण कह रहे हैं जो पहलवान ये आरोप लगा रही हैं वो खुद वहां उस होटल में नहीं गई, उस दौरे पर ही नहीं गई जो आरोप लगा रही हैं। पहलवान कह रहे हैं खिलाड़ियों से मनमानी करते हैं ब्रजभूषण। ब्रजभूषण कह रहे हैं नियम कायदे सबके लिए बराबर है। पहलवान कह रहे हैं ब्रजभूषण ने कुश्ती का बेड़ा गर्क कर दिया है। ब्रजभूषण कह रहे हैं अब पहले से ज्यादा प्रतियोगिताएं होती हैं हमारे यहां। ये दोनों के आरोप है, लेकिन एक आज संगीन आरोप लगाया विनेश फोगाट जो खिलाड़ी है, पहलवान है जंतर मंतर पर। जो यौन शोषण के आरोप है उनका कहना है मेरे पास 30 मिनट की ऑडियो क्लिप है यौन शोषण की, जो मैं सामने रख दूंगी तो एक बड़ा खुलासा हो जाएगा। इस 30 मिनट में क्या है सुनिए जरा। फेडरेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर है, उन्होंने बकायदा रेसलिंग फेडरेशन को पूरा लेटर लिखा है, बहुत बार उन्होंने कॉपियां भेजी हैं कि सर इस पे कार्रवाई की जाए, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरास हो रहे हैं, फिजिकली असॉल्ट हो रहे हैं हम, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन से कभी जवाब भी नहीं आया है। और वो बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं बोलूंगी तो शायद अध्यक्ष जी भी समझ जाएंगे, शायद उस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी तो होगा, अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे ना किसी ने कभी शिकायत नहीं की, हमारे साथ कुछ हुआ है, वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास, वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो स्टेट की नहीं है, वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग बिलोंग ही बहुत कम करती है। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में संसोल हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है, एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है, बहुत बड़ी बात है ये पब्लिक के सामने रखना, फिर उनको फेस करना। लेकिन आप सोचिए कि सांसद पर आरोप लग रहे हैं, अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं। अध्यक्ष कह रहे हैं यह सियासत हो रही है, इसके पीछे सियासी खेला है, इसमें बहुत से राजनेता हैं, राजनेताओं ने इन पहलवानों को भेजा है मेरे खिलाफ, ये कह रहे हैं ब्रजभूषण। क्या ऐसा कुछ है? वो दीपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के सुपुत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर। तो ये हुड्डा और ब्रजभूषण की लड़ाई क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ब्रजभूषण और दीपेंद्र हुड्डा में ध्यान से समझिएगा, दोनों में पुरानी लड़ाई है, पुरानी अदावत है। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं। अदावत सियासी भी है और कुर्सी की भी है। अदावत क्या है? ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद हैं और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से सांसद बने। इसके बाद ब्रजभूषण उत्तर प्रदेश से आते हैं, दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से आते हैं, दोनों अलग अलग राज्य से आते हैं। ध्यान से देखिए, सुनिएगा। कुश्ती संघ पर किसका कब्जा है? उत्तर प्रदेश का, क्योंकि ब्रजभूषण आते हैं उत्तर प्रदेश से। पहले कुश्ती संघ पर किसका कब्जा हुआ करता था? हरियाणा का। 2011 तक कुर्सी पर हरियाणा काबिज था। 2011 से ब्रजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष हो गए, यानी उत्तर प्रदेश। 2011 में ब्रजभूषण ने दीपेंद्र हुड्डा को शिकस्त दी थी, हुड्डा को हराया था और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बन गए ब्रजभूषण। 2015 में भी ब्रजभूषण कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने और 2019 में तीसरी बार संघ की कुर्सी पर काबिज हो गए ब्रजभूषण।
अब इसी साल मार्च में फिर अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है और ब्रजभूषण का कहना है कि यह माहौल इसीलिए बनाया जा रहा है उनके खिलाफ। जंतर मंतर पर हरियाणा के चंद पहलवान बिठाए गए हैं। ये पहलवान एक ही अखाड़े के हैं और एक ही घराने के हैं, जिनका संबंध कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा से है। यह कहना है ब्रजभूषण का। इससे पहले दीपेंद्र ने ब्रजभूषण पर भी सवाल उठाए थे। हुड्डा ने ब्रजभूषण पर बीजेपी पर निशाना साधा था। यह साधारण घटना नहीं, भयंकर दुर्घटना है, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला है। यानी आरोप ब्रजभूषण पर और दीपेंद्र इसे कैसे सरकार को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सियासी है? दोनों को सुनिए जरा। हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान बहाल करने की जिम्मेदारी सरकार ले, तुरंत कार्रवाई हो। ऐसे संगीन आरोप लगे हैं कि इन संगीन आरोपों को देखते हुए रेलेवेंट धाराओं के मुकदमे दर्ज किए जाएं, सीबीआई की इंक्वायरी हो और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो। समय निर्धारित करके समय तय किया जाए इंक्वायरी का। किसी की साजिश लग रही है बहुत ज्यादा। 3% तो किसका हाथ है? आप बताइए किसका हाथ है? ये सब बताएंगे ना, सब बताएंगे ना, सब बताएंगे। जरा व्यवस्था देख लीजिए। आखिरकार 3% लोग क्यों गुस्सा है? 3% लोग गुस्सा हो गया। आप सब जानते हैं, आप सब जानते को भी आप जानते हैं। अभी इतना ही काफी है। मैं विदेश में नहीं हूँ, इस समय नंदनी नगर में हूँ और आज कल परसों नरसों 23 तारीख तक नंदनी नगर में रहूंगा। और ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे, आरोप के बहाने पहलवानों से किसकी कितनी सहानुभूति है, कितना लगाव है, कितना उनके भले के लिए सोचते हैं नहीं पता, लेकिन राजनीति इस पर खूब हो रही। देखिए जरा। सियासतदान लिख रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर ने लिखा, हम उनका मनोबल नहीं टूटने देंगे। केजरीवाल लिख रहे हैं, हरियाणा के मंत्री से लेकर अध्यक्ष तक पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन न इस्तीफे हुए हैं न कार्रवाई हुई है। देश की महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के मामले पर इनकी पार्टी और सरकार अपने नेताओं को बचाने में लगी, यह बेहद शर्मनाक है। इसके अलावा प्रियंका वाड्रा ने लिखा, हमारे खिलाड़ी देश का गौरव हैं, वो विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करते हैं। इन खिलाड़ियों ने कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष पर शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए, आरोपों की जांच की जानी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद, उन्होंने लिखा, बीजेपी की महिला ब्रिगेड मौन व्रत पर है। महिला पहलवानों की शिकायतों पर बीजेपी की कोई महिला नेता नहीं बोल रही। मैंने माननीय महिला मंत्रियों की एक झनकार भी नहीं सुनी है। तो आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे पहलवानों ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी है। ये आईओए को लिखी गई चिट्ठी है और इसमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, रवि दहिया, दीपक पुनिया का नाम है। तो सवाल यह है कि आखिर हटाया कैसे जा सकता है, ब्रजभूषण को हटाया जा सकता है या नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीर में दिखाऊंगा, क्योंकि खेल मंत्री से और खेल मंत्रालय में बैठकों का दूसरा दौर है। कल एक बैठक हुई थी, देर रात 1-1:30 बजे तक ये बैठक चली और आज दूसरी बैठक हुई। जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें बुलाया गया। क्या ब्रजभूषण की छुट्टी हो जाएगी? छुट्टी हो सकती है या नहीं, और छुट्टी होगी तो कैसे होगी? क्या दोबारा वो अध्यक्ष बन भी पाएंगे? चौथी बार मैं कहूंगा। देखिए जरा। तो वजह यह है कि आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। आज 3 दिन हो गए हैं। धरने पर बैठे खिलाड़ी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पहली और बड़ी मांग अध्यक्ष को हटाना है कि ब्रजभूषण को फौरन हटाया जाए, लेकिन ब्रजभूषण कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। उनका कहना है उन्हें जनता ने अध्यक्ष चुना है, राज्यों की इकाई ने अध्यक्ष चुना है, वो किसी की दया से अध्यक्ष नहीं बने। खबर है कि 22 जनवरी के बाद कोई फैसला लिया जा सकता है या ब्रजभूषण खुद कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि 22 जनवरी को कुश्ती फेडरेशन की एक बैठक है। हालांकि सरकार उनका फौरन इस्तीफा चाहती है, लेकिन सवाल है कि वो नहीं हटते हैं तो फिर क्या होगा। ऐसे में उन्हें क्या जबरदस्ती हटाया जा सकता है? फेडरेशन की बैठक में भी उनकी विदाई हो सकती है। वैसे भी ब्रजभूषण का कार्यकाल जो है ये 3 महीने का ही है। मैं कहूंगा 2 महीने का मार्च तक कार्यकाल है। अध्यक्ष के तौर पर 12 साल उनके पूरे हो जाएंगे। कोई भी 12 साल से ज्यादा अध्यक्ष नहीं रह सकता है। इसलिए
ब्रजभूषण के ऐसे भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं इस पद पर। जरा सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं इस पर बोलना नहीं चाहूंगा और मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि मामला राजनीतिक ज्यादा है, बाकी चीजें उसमें कम है। जब हम मेडल जीत कर लेकर आते हैं तब हमें हमारे साथ हर कोई फोटो खिंचवाने के लिए तैयार होता है, बेटी बनाने को तैयार होता है। जब हमारी बेटियों का चीरहरण किया जाता है तो उसके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता है। और साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा है और इस नारे को तीर तीर तार तार कर चुके बीजेपी के नेता, मैं यही कहना चाहूंगी कि इन नेताओं से बचाने की जरूरत है। जिस तरह के गंभीर आरोप हमारी बेटियों ने, जो हमारा गौरव है, देश का गौरव है, जिन्होंने देश के मस्तिष्क को पूरी दुनिया में ऊंचा किया है, ऐसी बेटियों ने कोई आरोप लगाया तो वो विश्वास रखें कि उनके आरोपों पर निष्पक्ष जांच होगी। अगर दोषी कोई भी होगा तो निश्चित तौर पर उसको सजा मिलेगी। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आरोप हैं। एक खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्रजभूषण इस्तीफा देने को तैयार नहीं, खेल मंत्रालय और पहलवानों की बैठक जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमत्कार, अंधविश्वास या जादूगरी, बाबा छाए हुए चारों तरफ बाबा के इंटरव्यूज नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे वाकई बाबा चमत्कार करते हैं, अंधविश्वास है या फिर वाकई कोई जादूगरी है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। बाबा रावण से भी बात करते हैं। बाबा का आपको सुनवाने जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं एक बार उन्होंने फोन लगा दिया रावण को सीधे और रावण से सीधे बातचीत कर ली। ये कैसे हुआ जरा सुनिए। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो। उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो। हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का। बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो, 1 से बोलो। फिर 1 मुंह से बात हुई रावण के। अब रहा होगा कोई 10 में से 1 मुंह, चाहे बीच वाला हो, अगल बगल पूछना नहीं क्योंकि दिख नहीं रहा था। बात हुई तो हुई। हमने पूछा रावण को कि तुमने राम जी से दुश्मनी क्यों की। सुनना, बड़ी गंभीर बात। हमने पूछा रावण को तुमने राम जी से, भगवान ब्रह्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जानकी जी का हरण क्यों किया। तुमने राम जी से दुश्मनी की, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से। ब्राह्मण होकर के ब्राह्मणों की नाक कटा रहे हर बार, इसीलिए तो तुम जलते हो, इसीलिए तो तुम्हें जलाया जाता। खाक, अगर तुम राम जी से दुश्मनी ना करते भला क्यों जलाया जाता तुम्हें। रावण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जरा सुनना। हमने कहा उसको तू अपने भाई से सीखता, विभीषण से। विभीषण राम जी के चरणों में चला गया, तू चला जाता, क्या बिगड़ता तेरा। रावण बहुत प्यारी बात बोल रहा था, फोन से बोल रहा था, खबर नहीं कब की बात बोल रहा था। रावण हमसे कह रहा था बागेश्वर वाले महाराज मैं क्या बताऊं। मैंने कहा बताओ। रावण बुंदेली भाषा में बोला। रावण कहता है कि विभीषण तो पागल था। हम भी चौंक गए। उनका विभीषण पागल। बोले देखो अगर राम जी के पक्ष में जाते तो राम जी के बगल में अथवा पीछे खड़ा होना पड़ता। हम राम जी के विपक्ष में गए तो राम जी के सामने खड़ा होना पड़ा। और जो विभीषण को दर्शन का आनंद नहीं मिला, रावण कहता वो हमें दर्शन का आनंद था। तो बाबा का कहना है उन्होंने रावण को फोन लगाया, उसके बाद रावण से उनकी बात हुई। बाबा कह रहे हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा। उन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा क्योंकि वो हिंदू और हिंदू धर्म और सनातन की बात कर रहे हैं। कैसा है रिपोर्ट देखिए। श्री राम बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की। से ये सबको जो है पाखंडी कहते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बागेश्वर धाम जैसे भी होते हैं। राम अब पूरे शरीर में उठा पटक करो। अब बाबा को टारगेट करने वालों पर
बाबा ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। बाबा कहते हैं सनातन में घर वापसी करा रहे हैं, इसलिए बिचौलिए और वामपंथी सक्रिय हो गए हैं। साजिश के तहत सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे दरबार में आओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पादरी और ये मौलवी जो सनातन धर्म से दूसरे धर्म में ले जाते हैं, उनके सामने बागेश्वर बालाजी बहुत बड़ा तमाचा है और उनके मुंह पर हम तमाचा मारते रहेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बाबा ने विरोधियों को सनातन की ताकत भी बतानी शुरू कर दी है। बाबा कहते हैं जो पर्चे पर लिखूंगा सत्य ही होगा, हमें ईष्ट पर पूरा भरोसा है। हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। विरोधियों को बाबा ने सीधी चुनौती दी है कि घर वापसी की मुहिम आगे भी जारी है। जिनके मन में चमत्कार पर सवाल है वो दिव्य दरबार में आ जाएं। हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे, हम साधु संतों का साथ लेकर आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे। तो बाबा बहुत सी ऐसी चीज करते हैं जिस पर बहुत से विरोधी सवाल उठाते हैं। जैसे बाबा एक पर्चा लिख कर देते हैं, घर में धन की उनके पास पर्चा है, इस पर्चे में शख्स के बारे में सब कुछ लिखा है। लोग कह रहे बाबा कैसे पर्चा लिख लेते हैं, बाबा कोई शख्स के बारे में कैसे सब कुछ पता, इसकी समस्या भी और उसका समाधान भी बाबा ये कैसे कर लेते हैं। जरा इसको प्ले कीजिए फुल स्क्रीन एक बार। क्या बोल का पर्चा था, पर्चे में कैसे लिखा बाबा ने। एक और ये पर्चा है, ये क्या लिखा है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। माइक ने पहले से यहाँ बताया तो नहीं, आप पहली बार आए, पहले से प्रश्न किसी ने पूछा तो नहीं है। ये क्या लिखा है, माइक नजदीक करिए, माइक मुंह के नजदीक। घर पर उपद्रव मचा रहता, हाँ, घर पर उपद्रव मचा रहता, शांति होगी, पति शराब छोड़ देंगे, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। पहले से यहाँ बताया तो नहीं, आप पहली बार आए, पहले से प्रश्न किसी ने पूछा तो नहीं। ये क्या तो आखिर बाबा के पर्चे का रहस्य क्या है, कैसे लिख लेते हैं बाबा, कैसे पता चल जाता है उन्हें कि आखिर पर्चे में क्या लिखा हुआ है, इस पर बात करते हैं। तो बाबा इस पर क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं धीरेन्द्र गर्ग अपने साथ एक पैड और कागज रखते हैं हमेशा। उनके हाथ पे भी पेपर देख रहे हैं आप, देखिए, कागज पर ही लोगों के मन की बात भी उतार लेते हैं वो। इसके बाद बाबा लोगों का घर और परिवार भी बता देते हैं, फिर पूछते हैं कि माइक पर बताओ मैंने सही बताया या गलत। इसके साथ ही बाबा मन की बात भी बता देते हैं। बाबा कहते हैं उन्हें सब आभास हो जाता है, दरबार में कोई आता है तो सब पता चल जाता है। इसी आभास को बाबा अपने पर्चे में उतार देते हैं। बाबा कहते हैं वो कोई भी चमत्कारी नहीं है, जो आभास होता है उसी को पर्चे में लिख देता हूं। राम नाम लिखकर पर्चे पर समस्या भी लिख देते हैं। जब पूछते हैं तो लोग कहते हैं सही बताया। यह सनातन की ही शक्ति की ताकत है। बाबा कहते हैं जो आभास होता है वो हमेशा सही ही निकलता है। सनातन धर्म में दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत है। अब मैं आपको सुनवाता हूं। एक शख्स जो बाबा के पास गया, पर्चा बनवाया, पर्चा लिख कर दिया, बाबा ने समस्या बताई, समाधान बताया। उस शख्स को सुनिए, उससे बात की हमारे सहयोगी सुमित। सुनिए। महाराज जी ने जो कुछ बताया सब सही बताया, पूरा सही बताया। क्या किसी जब यहाँ आए थे किसी को अपने बारे में कुछ बताया था? मेरे को तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि उन्होंने लिखा कि काम धाम में समस्या है, तो ऐसी कोई दिक्कत है अभी आपके पास? हाँ, ये जो लिखे हैं वही से प्रॉब्लम है, वही बताए हैं। वो तो ये भी बता रहे थे कि आपकी कमर में भी दिक्कत हो रही है। कमर में प्रॉब्लम मतलब बहुत साल से है, और बैक पेन मेरे को रहता ही है, लाइट पेन मेरे को रहता ही है, हमेशा रहता है। तो डॉक्टर ने यही समस्या बताई थी जो महाराज जी ने बताया? हाँ, वही बताया। क्या कहा महाराज जी ने, ये दिक्कत कैसे दूर होगी? ये दूर बाबा जी का आशीर्वाद से दूर होगा। तो विश्वास, क्योंकि कई लोग सवाल उठा रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास महाराज जी नहीं, अंधविश्वास नहीं है। हम तो मानते हैं, मतलब हम तो सनातनी हैं, अग्रवाल हैं, और हम तो मानते हैं, मतलब इष्ट देवता को मानते हैं, भगवान को हम लोग रोज पूजा करते हैं, और उन्हीं के कृपा से मेरे को आज दर्शन मिला। कब से महाराज जी को जो है फॉलो कर रहे हैं आप लोग? मैं तो बाबा को अभी 2-3 महीना से ही जानता हूँ, उससे पहले मैं जानता ही नहीं था।
अब क्योंकि देखिए हम ये दिखाना चाहेंगे जो पर्चा यहाँ पर बाबा जी ने बनाया है, इसमें उन्होंने लिखा है कि काम धंधे में रुकावट है, जिसका जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके साथ वो कह रहे हैं कि कमर में भी जो है समस्याएं, कार्य जो है पूरे होंगे। और बाकायदा जो डिस्क होती है कमर के अंदर, मैं आपको बताऊं, उसके अंदर आप देखिए कि L5 L1 का नाम बाकायदा लिखते हैं और वो लिखते हैं कि लाभ यहाँ पर होगा। अब यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, ये आखिर कैसे संभव है? क्या अब बाबा के इस चमत्कार पर एक सज्जन सवाल उठा रहे हैं। यह है श्याम मानव। ये जो आपने देखा बाबा की दिव्य शक्ति, उस पर इनका सवाल है कि बाबा ये लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये भ्रम जाल है, ये अंधविश्वास है। श्याम मानव का कहना है। कौन है श्याम मानव और इनके सवाल क्या है बाबा पर? बाबा की पूरी लीला मैंने आपको दिखा दी, पूरा रहस्य लोग दिखा दिया, बाबा क्या करते हैं। उनके लाखों करोड़ों समर्थक हैं, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? सवाल उठाने वाले ये है श्याम मानव। इनका कहना है बाबा धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं, प्रेत दरबार की आड़ में बाबा जादू टोना करवा रहे हैं, बाबा दरबार में आने वालों से धोखा करते हैं, और अगर कोई चमत्कार है तो उसे सिद्ध करके दिखाएं। चमत्कार सिद्ध कर दिया तो 30 लाख रुपए दूंगा। बाबा अलग अलग तरीके की जानकारी जुटाते हैं। पहले रिक्शे वाले बाबा तक जानकारी पहुंचा देते हैं, रिक्शे वाले को गलत बताया, बाबा ने वही बताया जो रिक्शे वाले को श्याम मानव ने बताया था। इसके लिए श्याम मानव ने उदाहरण भी बता दिया। एक उदाहरण दिया श्याम मानव ने कि एक बाबा महिलाओं के होने वाले बच्चे को बता देता था। वो कहता था लड़का होगा, मां की सही से पूजा करना तो लड़का होगा। अगर लड़का हो गया तो मतलब पूजा सही थी और बाबा सही, और लड़की हो गई तो मतलब पूजा ठीक नहीं थी, बाबा ने ठीक ही कहा था, तो कि पूजा ठीक नहीं की। अगर बाबा से पूछा तो कह दिया कुछ गलत हुआ है, इसलिए होने वाला लड़का लड़की में बदल गया। यह एक उदाहरण दिया श्याम मानव। आरोप लगाने वाले का इनका नाम श्याम मानव है और श्याम अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के उपाध्यक्ष हैं। कई बाबाओं के खिलाफ मुहिम भी चला चुके हैं श्याम मानव। अंधविश्वास फैलाना कानून विरोधी है। महाराष्ट्र में अंधविश्वास कानून के लिए कोशिश की है और आपातकाल के खिलाफ सक्रिय रूप से सक्रिय रहे। 72 साल के श्याम प्रोफेसर और पत्रकार रहे हैं और हिप्नोथेरेपी एक्सपर्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के वर्धा के रहने वाले श्याम मानव। अब सुनिए जरा, जो बाबा पर सवाल उठा रहे हैं श्याम मानव, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने नागपुर में 7 और 8 तारीख को दिव्य दरबार आयोजित किया, उसमें भी इस ढंग की चीजें हैं। इसलिए नागपुर पुलिस ने उनके ऊपर ये धाराएं लगानी चाहिए, ये सलाह मैंने खुद दी थी और मैंने ही ये सब बारीकियां निकालकर पुलिस के सामने कंप्लेंट की है। जो दक्षता अधिकारी होते हैं, एसीपी क्राइम, वो उस शहर के प्रमुख दक्षता अधिकारी होते हैं जिनको हम समन्वयक कहते हैं, उन तक ये शिकायतें पहुंचाई गई। 8 तारीख को पहले बाकी जो वीडियोस उपलब्ध है उसके आधार पर, और 10 तारीख को नागपुर में जो उनके दरबार भरे और प्रेत दरबार भरे उनके वीडियोस के आधार पर ये शिकायतें की है। तो नागपुर पुलिस ने सीधे सीधे इसके लिए उनको बुक करना चाहिए, एफआईआर दाखिल करना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये शक्ति है या नहीं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि ये शक्ति उन्हें कहां से हासिल हुई। अगर ये दिव्य शक्ति है तो बाबा कहते हैं ये शक्ति उन्हें कैसे हासिल हुई है, ये आपको बताता हूं। धीरेन्द्र गर्ग के दादा का नाम भगवान दास है और भगवान दास गर्ग एक सिद्ध पुरुष कहे जाते थे। दूर दूर से फरियादी भगवान दास के पास आते थे। हनुमान जी के मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और यह दिव्य दरबार मंगलवार और शनिवार लगता था। भगवान दास लोगों के मन की बात जान लेते थे। 9 साल की उम्र से धीरेन्द्र भी दादा के साथ बैठते थे। दादा ने ही से ही सत्यनारायण और रामकथा सीखी है धीरेन्द्र शास्त्री ने। दादा की राह पर ही धीरेन्द्र गर्ग का दिव्य दरबार है। दादा की तरह ही धीरेन्द्र भी मन की बात बताते हैं। धीरेन्द्र गर्ग कहते हैं ध्यान विधि एक परंपरा है। यह परंपरा आदिकाल से चलती आ रही है और दादाजी से मुझे आभासी शक्ति मिली है। खुद को हनुमान जी का भक्त कहते हैं धीरेन्द्र, कहते हैं हनुमान जी से मुझे शक्तियां मिली हैं। बाबा इन शक्तियों से लोगों का हित करते हैं। कहते हैं मैं ईश्वर नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं। सुनिए जरा, जो लोग अब धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम आते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या है, वो क्या कुछ कहते हैं इस शक्ति के बारे में। तो आके सामने में बात करें।
कोई अंधविश्वास नहीं है, भगवान में शक्ति है तभी लोग आ रहे हैं, आस्था है सबकी। और मैं वास्तव में सुबह से आई हूँ, तब से रो रही हूँ। उनकी सच में उनके में असीम शक्ति है। जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत है, वो खुद बोल रहे हैं कि आओ मेरा सामना करो, उनको खुद आना चाहिए। हम लोग भी अपने घर वर छोड़ के आए हैं, विश्वास है, चमत्कार है, तभी भगवान तो है ना, माँ है पापा है तो भगवान भी है। पता है आपको महाराज जी के बारे में? एकदम भगवान है, साक्षात भगवान रूप है। ये तो किसी को नाम ही नहीं पूछ, डायरेक्ट बुला कर शराब। लोग तो इनको पाखंडी बता रहे हैं। नहीं, गलत बात, जो पाखंडी बताते वो खुद पाखंडी है। तो ये चमत्कार है, उनमें एक वही शक्तिशाली है, उन्हीं के वजह से तो आज भी वो बजरंगबली जी यहाँ है, उनकी कृपा से हम सब यहाँ पे हैं। और ये जो राम कथा हो रही है उनकी कृपा से ही हो रही है। ये अद्भुत दरबार है, ऐसा दरबार भारत में कभी देखने को नहीं मिला, जो हमारे जाने से पहले पर्ची पे सब लिख कर। आइए, बाबा बागेश्वर कहते हैं कि अगर उनकी शक्ति से जिन्हें परेशानी है, वो कह रहे हैं मजार पर चादर चढ़ाई जाती है, इसमें भी एक यकीन है, एक मान्यता है कि चादर चढ़ाएंगे तो मन्नत पूरी होगी, कोई सवाल नहीं करता। अगली तस्वीर दिखाइए। बाबा कहते हैं कि ऐसे बहुत से अलग अलग धर्मों में भूत भगाने के तरीके हैं, ये भी मान्यता है, लोग यकीन करते हैं, कोई सवाल नहीं उठाता। अगली तस्वीर दिखाइए। बाबा कहते हैं इसी तरह मेरी शक्ति है तो मेरी शक्ति पर सवाल क्यों? योग गुरु बाबा रामदेव ने भी बाबा बागेश्वर का समर्थन किया, सुनिए जरा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक गुरु की कृपा, भगवत कृपा के कारण से, बालाजी महाराज जी की कृपा होती, जो गुरु और भगवान की शरण में रहता और कोई दैवी कृपा संपन्न कोई महापुरुष जब आशीर्वाद दे देता है तो व्यक्ति संकटों से बाहर निकल जाता है। वो महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। भाई सब जगह पाखंड मत देखो, कुछ ये भी देख लो कि एक अदृष्ट लोक भी है और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से। ये तो 1% लोग, अदृष्ट जो है 99% है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में थे, गाजीपुर से हुंकार और 24 को तैयार। तस्वीर में दिखा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ को चाय की चुस्कियां लेते आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ चाय पी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं और चाय की चुस्कियों के पीछे अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद काशी में थे, वाराणसी में, दोनों साथ साथ निकले और उसके बाद लोगों से मिले। अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरती भी की, काशी विश्वनाथ भी गए। जरा रिपोर्ट देखिए। चाय की चुस्की के साथ ही 24 के चुनाव की चर्चा भी तेज हो गई है। ये चाय बेहद खास है। इस चाय की हर चुस्की में उम्मीद की मिठास है और जनता के साथ का भरोसा है, क्योंकि नड्डा और योगी ने कुल्हड़ वाली चाय का मजा लिया मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। 2014 में मोदी को चाय वाला कहा गया तो उन्होंने इसे मेगा कैंपेन में बदल दिया। मोदी बनारस से बम्पर वोटों से चुनाव भी जीते और प्रधानमंत्री भी बने। 2022 में मोदी ने काशी को विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात दी तो बनारस की चाय का लुत्फ भी उठाया। अब उसी काशी की गलियों में नड्डा और योगी ने चाय से चुनावी शंखनाद कर दिया है। चाय की चुस्कियां लेते हुए दोनों नेताओं ने जनता से बात की तो साथ ही बाबा विश्वनाथ और काल भैरव से आशीर्वाद भी लिया। और आइए आपको बताते हैं 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहमियत क्या है। यूपी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और इसको रिपीट भी करना है। देखिए, ये आप देख रहे हैं 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। 80 में से 64 जीती बीजेपी और सहयोगियों ने, 16 में हार मिली थी। अब अगला रिवर्स करिए इसे और ये मैं आपको दिखा रहा हूं हारी हुई जो 16 सीटें हैं, इन सीटों को जीतना बीजेपी का टारगेट है। मोदी ने कार्यकारिणी में यह जीत का मंत्र दिया था। लोकसभा में पूर्वांचल में बीजेपी को नुकसान हुआ। पूर्वांचल की 26 में से 7 सीटें बीजेपी हारी। गाजीपुर सीट भी हार गई थी बीजेपी। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनाव जीते थे। विधानसभा में भी गाजीपुर की सभी 7 सीट हार गई। गाजीपुर से ही 24 के लिए बीजेपी का शंखनाद हुआ है। यूपी में मिशन 80 का आगाज है कि सारी सीटें जीतनी है। योगी और नड्डा ने
गाजीपुर से शुरुआत की, कमजोर सीट से चुनावी अभियान की शुरुआत की गई है और यूपी के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। पहले चरण में योगी, नड्डा और अमित शाह की रैलियां, यूपी में सम्मेलन और रैली कर बीजेपी की हवा बनाई जाएगी। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण और रैलियां करेंगे। पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य यूपी में रखा गया है। यह है तैयारी। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि बटन कैसे सोच समझकर दबाना है। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था और इस बैरियर को उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ने जब अंगड़ाई ली, बैरियर को हटाया और आज मैं गाजीपुर की जनता का आह्वान करने के लिए आया हूं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भले ही हमें सफलता न मिली हो, लेकिन विकास के कार्यों में हम लोगों ने यहां पे किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती और इसीलिए आज मैं आपके पास आह्वान करने के लिए आया हूं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।